applications of Newton's second law of motion. So as you know, once I will recall Newton's second law of motion. Second law of motion क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि relation is what F is equal to dp over dt, या यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे जब इसकी स्टार्टिंग करते हैं. So if F is directly dp over dt, it means force. It states that force is directly proportional to rate of change of linear momentum. या फिर एक और जो इसका फॉर्मूला होता है that is F is equal to ma. तो F is equal to ma means कि force is the product of mass and acceleration. तो एक्चुअली ये फोर्स की भी डेफिनेशन है. तो दो चीजें क्लियर होती हैं आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि कभी भी अगर बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, और लीनियर मोमेंटम का भी मतलब है ओनली वेलोसिटी नॉट मास, बिकॉज मास इज कांस्टेंट. तो लीनियर मोमेंटम इज चेंजिंग, इट मींस दैट सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. And in the same way we explain about this relation, then force depends on the two quantities, mass and acceleration. So here again mass is constant, so if there is any change in acceleration of the body, it means some force is applied on the body. mass को हम इस तरीके से explain कर सकते हैं कि जिस body का mass ज़्यादा है तो उसको accelerate कराने के लिए या फिर उसकी position को change कराने के लिए उस पर ज़्यादा force लगाना पड़ेगा. तो force जो है वो depend करता है mass और acceleration पर. अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं इसके एप्लीकेशंस. तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं, सेम एप्लीकेशंस जो हैं वो इम्पल्स के भी हैं. तो जो टॉपिक इम्पल्स था दैट वाज, क्या था इम्पल्स यहाँ पर? तो इम्पल्स का जो सिंबल होता है दैट इज जे एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम. और साथ ही साथ इम्पल्स का एक और रिलेशन भी होता है दैट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या फिर आपको पता है लीनियर मोमेंटम का सिंबल p होता है. तो मान सकते हैं इनिशियल मोमेंटम जो है वो p1 था और चेंज होने के बाद जो मोमेंटम आया वो p2 आया. तो दिस इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम, दिस इज फाइनल लीनियर मोमेंटम. अगर हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिखते हैं देन इट विल बी p2 माइनस p1. या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है उसमें इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या लिखते हैं v. तो अगर हम यहाँ पुट करें, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो ये फाइनल मोमेंटम है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आएगी, माइनस ये इनिशियल मोमेंटम है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आएगी. तो ये रिलेशन भी जो है वो इम्पल्स का हो सकता है और ये रिलेशन जो है ये भी इम्पल्स का है. दोनों तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे अगर हमें इम्पल्स की डेफिनेशन बतानी है तो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, या फिर ये कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, सो यू हैव टू नोट डाउन बोथ द रिलेशंस, देन वी स्टार्ट फ्रॉम इम्पल्स. सो नाउ इन दिस इम्पल्स की दोनों डेफिनेशंस के बाद में क्या आता है कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत छोटे से टाइम के लिए लगता है, तो देन देयर इज अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम. तो जिस भी चीज़ पे फोर्स लगता है, एक हाई फोर्स और एक बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, तो उस चीज़ का जो मोमेंटम है उसमें सडन चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज होता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इफ अ बुलेट strikes to a window pane, then there will be a sharp hole in the window pane. विंडो पेन जो है वो अगर उस पर बुलेट स्ट्राइक करती है तो वो एक शार्प होल बनाती है, जबकि विंडो पेन पर अगर एक स्टोन थ्रो करके हिट करते हैं तो वो उस पर क्रैक्स पड़ जाती हैं. दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब स्टोन को थ्रो किया जाता है, स्टोन और बुलेट दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो स्टोन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. एक स्टोन आप फेंक रहे हैं और एक बुलेट है, तो दोनों में किसकी हाई स्पीड होगी? तो ऑब्वियसली ऑफ बुलेट. तो बुलेट की जो बहुत हाई वेलोसिटी है, इसका मतलब वो एक हाई फोर्स के साथ विंडो पेन से टकराती है. और जब फोर्स बहुत हाई है और शॉर्ट इंटरवल के लिए टकरा रहा है विंडो पेन से, तो फोर्स को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो
उस पूरे विंडो पेन में ट्रांसफर हो सके। वो एक छोटी सी जगह जहां से बुलेट टकराती है बस उसी को ट्रांसफर होता है और उसके मोमेंटम में बहुत हाई चेंज होता है, जिस वजह से वो एक शार्प होल बनाती है। जबकि स्टोन वाले केस में क्या होता है, जब स्टोन टकराता है तो फोर्स को टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत हाई फोर्स नहीं है, उसको पूरे विंडो पेन में ट्रांसफर होने के लिए टाइम मिलता है। जब उसको टाइम मिलता है तो वो एक जगह पे स्ट्राइक, एक जगह पर ट्रांसफर होने की जगह फोर्स पूरा जो जितना भी बड़ा पेन है उस पर कई जगहों पर ट्रांसफर हो सकता है और क्रैक्स दिखाई देते हैं। दूसरा इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एक जो क्रिकेटर होता है, तो व्हेन ही कैचेस अ बॉल तो ही लोअर्स हिज हैंड्स, अपने हैंड्स को पीछे की तरफ पुल करता है। क्यों करता है? टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ इंजरी इन हिज हैंड्स। तो उसका रीजन क्या होता है कि वो जो बॉल आ रही है वो बहुत हाई स्पीड के साथ में आ रही है। तो हाई स्पीड का मतलब वो बहुत हाई फोर्स एक्सर्ट करेगी हैंड्स पर। अगर उसको यहीं पर रोक लिया गया तो हैंड्स पर बहुत हाई फोर्स लगाएगी और वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगा। तो क्या होगा, एकदम से वेलोसिटी में चेंज होगा या मोमेंटम में चेंज होगा, तो उससे हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं। और जब हाथों को पीछे की तरफ पुल किया जाता है तो इस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक लाने में जो प्लेयर है वो क्या करता है, ही इंक्रीजेस द टाइम। और टाइम इंक्रीज होने से क्या होता है, फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम किस जगह पे हो रहा है कि बॉल हाई स्पीड के साथ जीरो स्पीड में बदल जाएगी जब वो कैच होगी। तो लार्ज चेंज इन मोमेंटम है, क्यों है, क्योंकि बहुत हाई फोर्स जो है वो स्मॉल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। तो इस रिलेशन को अगर हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करें तो दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। F into T is equal to M, कॉमन ले लिया, V minus V। ये जो रिलेशन है इट इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन ये 11th में है और क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक ही है, तो ये जो फॉर्म है जिसमें एक साइड इम्पल्स का एक फॉर्मूला दूसरी साइड दूसरा फॉर्मूला आता है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, तो यहाँ से क्या क्लियर होता है आपको, यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हाई फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है तो बड़ा चेंज होता है लीनियर मोमेंटम में, देयर इज अ लार्ज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो पूरी चीजें एक ही रिलेशन में रिलेट हो जाती है। तो ये जो रिलेशन है दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इम्पल्स। तो इम्पल्स के बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं, सेम दोज एप्लीकेशंस आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन था आपका कि अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्डिंग्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी जब हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन इनके एग्जांपल्स दे रहे थे तो वी टेक द सिमिलर वर्डिंग्स। इसकी हेल्प क्या होती है कि हमें हर बार जो एक्सप्लेनेशन है उसको याद नहीं रखना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में वर्ड सेम आ रहे हैं, बस जो क्वेश्चन वाला पार्ट है दैट वी हैव टू ऐड हियर। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। क्रिकेट प्लेयर वाले केस की बात करें तो व्हाइल कैचिंग द बॉल इतना पोर्शन हमें क्वेश्चन से मिल जाता है, ही टेक्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स, या कह सकते हैं ही लोअर्स हिज हैंड्स बिकॉज इन दिस प्रोसेस ही इंक्रीजेस द टाइम। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जब उसके हाथ नीचे की तरफ आ रहे हैं ही इंक्रीजेस द टाइम एंड बाय विच द वैल्यू ऑफ फोर्स डिक्रीजेस। बस इतना आपको एक्सप्लेन करना है कि वो टाइम इंक्रीज करता है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इम्पल्स है वो आपका कांस्टेंट है या चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो ये है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो हम कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम में चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी सडनली जीरो ना हो इस प्रोसेस को बनाने के लिए। तो अगर हमें ये वाला पोर्शन कांस्टेंट रखना है, चेंज कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब चेंज जो है वो लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू सडनली चेंज हो रही है वो सडन चेंज ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, टाइम इंटरवल कम है, तो हम टाइम इंटरवल को बढ़ा लेंगे तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल आपका ये था। और दूसरा एग्जांपल क्या था, बुलेट वाला भी दे सकते हैं, लेकिन और ज्यादा बेटर एग्जांपल जो है वो ये है कि जो जितने भी चाइना वेयर्स या ग्लास वेयर्स होते हैं दोज आर पैक्ड इन स्ट्रॉ पेपर। सबसे पहले तो आपको फिर से वही करना है कि आप लिखेंगे एग्जाम्पल, मीन्स जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे आपको पहले लिखना है कि व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर कैचेस अ बॉल देन ही लोअर्स हिज हैंड्स। उसके बाद इसको एक्सप्लेन भी करना होगा, तो चाहे तो यू कैन राइट दिस विद ब्लैक पेन, देन इट्स एक्सप्लेनेशन आल्सो यू हैव टू राइट। फिर सेकंड नंबर आप लिखेंगे कि चाइना वेयर्स एंड ग्लास वेयर्स आर पैक्ड इन स्ट्रॉ पेपर। इसके नीचे आपको इसको एक्सप्लेन करना स्ट्रॉ पेपर क्या होता है या इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल का।
तो चाइना वेयर्स होते हैं, जो चीनी वाले बर्तन होते हैं, ग्लास वेयर्स जो कांच के बर्तन होते हैं, वो उनको जब भी ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, दूसरी जगह पे भेजना है या मार्केट से परचेज करके ला रहे हैं, तो देखा होगा आपने कि एक ऐसा पेपर होता है जिसमें बबल्स बने होते हैं और उनके बीच में एयर होती है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो आवाज निकलती है, वो स्ट्रॉ पेपर कहलाता है। तो उनको हमेशा स्ट्रॉ पेपर में कवर करके रखा जाता है। रीजन क्या होता है कि वही जो बबल्स है उनके बीच में एयर भरी हुई है, उसकी पैकिंग है चारों तरफ किसके, ग्लास वेयर के, तो बाहर से अगर कोई भी जर्क लगेगा तो वो जर्क जो उस बॉक्स पे लग रहा है जिसमें कि ग्लास वेयर रखा है, तो उस बॉक्स के अंदर जब वो फोर्स पहुंचता है, जर्क पहुंचता है, तो उसको क्या करना होगा, वो जो स्ट्रॉ पेपर है उसके अंदर जो एयर बबल्स है, तो उस एयर को क्रॉस करके जब तक वो चाइना वेयर या ग्लास वेयर तक फोर्स पहुंचेगा, तब तक इस प्रोसेस में इतना टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, उसको वहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। और जब टाइम इंक्रीज होगा तो बाहर से जो भी जर्क लगा है, जो भी फोर्स लगा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। और जब फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा कि फोर्स जो है उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि बिकॉज व्हेन देयर इज any jerk from outside on the glassware, then it crosses from the straw paper and in this process time increases by which the value of force decreases। तो हर एक जगह आपको कॉन्सेप्ट कौन सा देना है, यही वाला देना है कि टाइम इंक्रीजेस एंड फोर्स डिक्रीजेस। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स की सीट्स होती हैं उनमें उनके अंदर जो है वो सीट्स के नीचे फोम होता है, तो उसका रीजन भी होता है कि कोई भी जर्क अगर व्हील के थ्रू लगता है तो उसको क्रॉस करके जब तक आता है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है और फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसका एक अगर अपोजिट एग्जांपल देखें तो जो कराटे प्लेयर है, अगर वो एक हाई फोर्स के साथ, देखा होगा आपने, पाइल ऑफ वुड पे अगर हिट करता है या फिर जो एक स्नो का एक बहुत बड़ा सा जो पीस है उसको अगर कराटे प्लेयर हिट करेगा, तो अगर एक सडन फोर्स लग रहा है तो सडन फोर्स की वजह से क्या होता है कि एक ही बार में उसके दो पीसेस हो जाते हैं। तो वहां पर भी साइंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। उसका रीजन क्या है कि टाइम की वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनमें एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, जैसे आपका ये एक जो है बॉक्स है और इस बॉक्स से नीचे यहाँ इस तरह से थ्रेड जो है वो लगा रखा है और इस थ्रेड को ये पॉइंट दे रखा है हमने, ये ए पॉइंट है। तो ये जो ए पॉइंट है उससे अगर आप थ्रेड को पुल करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप सडन फोर्स लगाते हैं, एकदम बहुत तेजी से फोर्स लगाते हैं, तो थ्रेड जो है वो क्या होगा कि पहले किसी पॉइंट से बहुत जल्दी यहाँ से ब्रेक हो सकता है किसी भी जगह से, क्योंकि फोर्स को ट्रांसफर होने के लिए टाइम नहीं मिलता है। और अगर आप धीरे धीरे और देर तक फोर्स लगाते हैं तो थ्रेड यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि फोर्स को ट्रांसफर होने में टाइम लग जाता है। तो ये सारे जो आपके एग्जांपल्स हैं, दीज एग्जांपल्स आर ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर इम्पल्स के एग्जांपल्स हैं। तो आपको ये सारे जो एग्जांपल्स हैं मैंने यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन एक बार मैं रिकॉल कर दे रही हूँ कि जो एप्लीकेशंस है वो क्या होते हैं। क्रिकेट प्लेयर का एग्जांपल था, कराटे प्लेयर का एग्जांपल था, आपका चाइना वेयर्स, ग्लास वेयर्स का एग्जांपल था, बुलेट का, स्टोन का एग्जांपल था। तो एटलीस्ट 3 या 4 एग्जांपल्स यू कैन राइट हियर। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, इतना पोर्शन बस, जो स्टेटमेंट था, जो टॉपिक इम्पल्स था और इम्पल्स के जो ये रिलेशंस हैं, इतना टॉपिक आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आता है और एप्लीकेशंस आते हैं। इसके साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, सो ऑल दोस न्यूमेरिकल्स वी हैव टू प्रैक्टिस इन द लास्ट। जितने भी फॉर्मूले हैं एक बार वो रिकॉल करेंगे, उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, so I'm writing here, note down the name of the topic, third law of motion, third law of motion। तो फर्स्ट लॉ आपका क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था आपका कि पोजीशन को चेंज कराने के लिए या वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, कॉन्सेप्ट ये था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या था कि फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका बिल्कुल डिफरेंट है, बात वो भी फोर्स की करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है
कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि हमेशा एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों फोर्सेस में से एक ही फोर्स ऐसा लगता है विजिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेचर में हमेशा एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। अगर एक एक्शन हुआ, कोई चीज किसी से टकराई, तो ऐसा नहीं कि इसी ने उसको फोर्स लगाया, जिससे टकराई है वो भी फोर्स लगाएगी। अब जैसे बात करें कि बॉल स्ट्राइक करती है वॉल से, अब बॉल इज थ्रोन टुवर्ड्स द वॉल, तो बॉल आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल से टकरा रही है, इट मींस दिस इज द एक्शन प्रोसेस। लेकिन वो रिबाउंड होकर वापस आ रही है, इसका मतलब कि वहां से उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये प्रोसेस ही इस तरीके का है। बॉल तो अपनी जगह स्टेशनरी है क्योंकि वो फिक्स है, वो चल नहीं सकती, लेकिन ये जो रिबाउंड होने वाला प्रोसेस है, दिस इज शोइंग व्हाट, कि जो बॉल थी उसको बॉल ने ट्रांसफर किया लीनियर मोमेंटम या वेलोसिटी, किधर ट्रांसफर की, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो मूवेबल नहीं थी, चल नहीं सकती थी। उसकी वजह से उसने क्या किया, वही वेलोसिटी बॉल को बैकवर्ड ट्रांसफर कर दी। यानी कि क्या होता है कि जो एक्शन उसने किया था उसका रिएक्शन उस पर हो गया। इसी को आगे जाकर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी स्टडी करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि किसी भी बॉडी का को अगर मोमेंटम एक डायरेक्शन में मिलता है, जैसे मैंने बताया कि बॉल से टकरा रही है तो मोमेंटम किधर दे रही है, मोमेंटम का मतलब मास एंड वेलोसिटी। अब वो मास तो प्रोवाइड कर नहीं सकती, वेलोसिटी प्रोवाइड कर रही है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, तो बॉल ने उसको वेलोसिटी किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की, बैकवर्ड। तो इसका मतलब कि एक मोमेंटम फॉरवर्ड मिला, एक मोमेंटम बैकवर्ड मिला, नेट मोमेंटम कितना हो गया, 0। तो हर एक चीज का मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। जब सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक चीज आगे बढ़ी, हमेशा दूसरी चीज पीछे हटेगी। और ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें आप दो चीजों का जब भी मोशन ऑब्जर्व करेंगे, तो एक चीज अगर आगे जा रही है, हिट कर रही है दूसरी चीज को, तो दूसरी चीज उसी चीज को बैक साइड हिट करेगी, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसमें लिखेंगे इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब कि अगर एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये, इसने इस पर एक्शन किया, तो ये बॉडी भी इस पर जो है वो फोर्स लगाएगी। एक्शन करने का मतलब फोर्स लगाना। इसने इस पर फोर्स लगाया F1, तो ये वाली जो बॉडी है इसने इस पर फोर्स लगाया F2, लेकिन दोनों फोर्सेस होंगे बराबर। ऐसा नहीं हो सकता इसने ज्यादा लगाया उसने कम लगाया। तो पहली नीड तो ये है जो आपने बोला, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। तो यानी कि फोर्स तो बराबर ही रहेगा, लेकिन अपोजिट होगा, इसकी डायरेक्शन आगे उसकी डायरेक्शन पीछे। तो ये जो है माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि F2 जो है वो पीछे आ रहा है तो वो माइनस है, F1 आगे जा रहा है तो वो प्लस है। तो इसलिए स्टेटमेंट पहले लिखना है, क्या होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर आपको इसको समझाना है डायग्राम से, जैसा कि मैंने बनाया है, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। तो यहाँ 1 2 नहीं लिखा जाता है, इसको हमने ए माना है, ये हम बॉडी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, एक्शन रिएक्शन नहीं है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि अगर लिखा है ए बी, एफ के सफिक्स में लिखा है ए बी, तो ए बी मीन्स क्या है, इसको रिवर्स में पढ़ा जाता है, उल्टा। इसका मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। बस लाइन समझिए, मतलब अपने आप से समझ में आ जाएगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बाय बी मतलब बी से लगा, ऑन ए, किस पर लगा, ए पर, बी से ए पर फोर्स लगा। आप सोचिए डायरेक्शन किधर होगी, बी से ए पर लगा, तो डायरेक्शन ए पर मतलब एक ही तरफ होगी ना डायरेक्शन। तो जो ये वाला फोर्स है जिसकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, उसको हम क्या लिखेंगे, एफ ए बी, क्योंकि इसका मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, और ये शो कर रहा है ऑन ए है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये जो है हम लिखें बी ए, तो इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ए से बी पर लगने वाला फोर्स, तो ए से बी पर लगने वाले की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हमारा ए बी है, तो जो पीछे की तरफ आ रहा है वो माइनस साइन के साथ होगा, जो आगे की तरफ जा रहा है वो प्लस साइन लिया जाता है। तो ऐसे करके आपको एक डायग्राम बनाना है, और थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देना है कि हियर एफ ए बी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए एंड FBA is the force exerted by A on B।
डायग्राम को भी थोड़ा सा आप बता देंगे कि हियर वी हैव टेकन द टू बॉल्स ए एंड बी एंड देयर फोर्सेस आर दीज, देन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर आप लिख देंगे और ये नीचे लिख देंगे कि हियर द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट एंड इट इज शोन बाय माइनस साइन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शंस जो है वो कैसी हैं, अपोजिट। तो ये पूरा जो है कंप्लीट आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन नेचर में बहुत जगहों पर मिलता है। जैसे थर्ड लॉ के एप्लीकेशन में आता है सबसे पहले सबसे आसान आप फ्लाइट ऑफ रॉकेट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ एग्जांपल्स के एप्लीकेशन में। फ्लाइट ऑफ रॉकेट, आपने देखा होगा या तो पिक्चर्स में देखा होगा या टीवी में देखा होगा कि रॉकेट जब चलता है तो रॉकेट का मोशन ऐसे होता है कि रॉकेट में जो गैसेस होती हैं वो इस तरह से आपको नीचे से निकलती हुई दिखाई देती हैं, और जैसे ही गैसेस नीचे से निकलती हैं वैसे ही रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ बहुत हाई स्पीड से मूव कर जाता है। तो ये है एक्शन। पहले गैसेस निकली, एक्शन हुआ, अब गैसेस निकली तो उसके अपोजिट रिएक्शन करेंगी, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, ऊपर की तरफ। क्लियर? तो रॉकेट में आप बताएंगे फ्लाइट ऑफ रॉकेट एग्जांपल लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि व्हेन गैसेस इजेक्ट फ्रॉम द रॉकेट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, इजेक्ट होती है गैसेस, बाहर निकलती हैं किधर, डाउनवर्ड्स, देन उसको एक्सप्लेन कर देंगे इट इज डायरेक्शन प्रोसेस एंड देन इन रिएक्शन द रॉकेट फ्लाइज अपवर्ड्स। इसका रिएक्शन क्या होता है, रॉकेट अपवर्ड्स फ्लाई करता है। दिस इज या दिस सेटिस्फाइड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा एग्जांपल आप बता सकते हैं मैन एंड बोट वाला। मैन एंड बोट, देखा होगा आपने, जब कोई पर्सन बोट से बाहर जंप करता है, पर्सन आगे की तरफ जंप करेगा बोट से, उसी टाइम बोट सडनली पीछे की तरफ अपने आप से जाती है। तो आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने बोटिंग की है तब भी देखा होगा, आप बोट से बाहर निकल के जा रहे हैं, बोट पीछे की तरफ जाती है। इसमें क्या होता है कि व्हेन अ मैन जंप्स फ्रॉम बोट आउटसाइड या आउटवर्ड्स या इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन इट इज एक्शन प्रोसेस एंड इन रिएक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड्स। तो ये एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया मैन एंड बोट। थर्ड है आपका, थर्ड इसमें आप बता सकते हैं बुलेट एंड गन। बुलेट एंड गन, तो बुलेट एंड गन में जब बुलेट फायर होती है, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन देन इट इज एक्शन बिकॉज बुलेट मूव्स फॉरवर्ड्स। देन इन रिएक्शन, रिएक्शन में क्या होता है कि जो गन होती है, सब मोस्टली आपको पता होगा, जैसे ही बुलेट बाहर निकलती गन को थोड़ा सा जर्क लगता है, रिक्वाइल करना है बोलते हैं इसको, तो गन रिक्वायल्स बैकवर्ड्स। गन जो है वो रिक्वाइल करती है बैकवर्ड्स, उसको जर्क किधर लगता है, पीछे की तरफ लगता है जर्क। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये होता है कि एक्शन का रिएक्शन, बुलेट हाई स्पीड के साथ आगे जा रही है तो गन उतनी हाई स्पीड के साथ तो नहीं जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है फोर्स F इज इक्वल टू m है, क्योंकि जो है वो जिसका मास जैसा है उस पर उतना ही फोर्स लगेगा। अब गन का, बुलेट का मास तो बहुत कम था, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल गई हाई स्पीड से। बुलेट उतनी हाई स्पीड से रिक्वायर नहीं करेगी क्योंकि उसका मास, गन उतनी हाई स्पीड से रिक्वायर नहीं करेगी क्योंकि गन का मास बुलेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो गन रिक्वायर्स बैकवर्ड्स, दिस इज एक्शन। तो आपका फ्लाइट ऑफ रॉकेट हो जाता है, मैन एंड बोट हो जाता है, बुलेट एंड गन हो जाता है, और भी आपके बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें देखा होगा कि एक्शन के अपोजिट, जस्ट अपोजिट रिएक्शन, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बॉल का दिया, ठीक है, या फिर किसी भी मूविंग, कोई ऐसा जैसे मूविंग कार्ड, जिससे कभी कभी देखा होगा टॉयज में होती है मूविंग कार्ड, उसको जैसे इस तरह से स्लाइड करके चलाया जाता है, उससे अगर कोई बाहर की तरफ जंप करता है तो वो कार्ड जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है। तो दीज एग्जांपल्स आर सफिशिएंट, ये 3 एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। सो नोट डाउन ऑल दीज। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है आपका कि आपको थर्ड, या फिर वो टॉपिक जो है अभी स्टार्ट नहीं करना बेटर रहेगा, इसलिए क्योंकि आपका पहले जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टार्ट होगा,
उसके बाद में आपका जो है वो टॉपिक स्टार्ट होगा। यहीं पर एक चीज और मैं बता दे रही हूँ कि जब आप एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो एप्लीकेशंस हैं वही एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स जो हैं आपके वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के भी हैं। तो जैसे आपने इम्पल्स और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में किया था कि कंबाइंड है तो आप एक ही जगह लिख सकते हैं, वैसा यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब आप ये एग्जांपल दे रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में तो एक्शन रिएक्शन वर्ड्स आने चाहिए, और जब आप ये एग्जांपल्स दे रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में तो वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो चलिए ऐसा करिए एक ही जगह लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से दोबारा से वर्ड्स बता दूंगी कैसे लिखना है, क्योंकि फिर आप वर्ड्स में कंफ्यूज होंगे, लिखे होंगे तो याद रखना आसान है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट करिए। दूसरा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। आपको लिखकर छोड़ देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके।